तो बच्चों आज बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मिनरल मेटाबॉलिज्म में नेक्स्ट मिनरल की सल्फर। हम पढ़ेंगे आज सल्फर का मेटाबॉलिज्म। सल्फर इज ए कंपोनेंट ऑफ सेवरल बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। सल्फर जो है वो कई जो हमारे अंदर बायोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सल्फर। ठीक है, तो प्रोटीन कंटेन्स अबाउट 1% सल्फर बाई वेट के अगर देखा जाए सल्फर में प्रोटीन के तो 1% जो है सल्फर कंटेन करते हैं हमारे प्रोटीन। ठीक है, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सल्फर के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो भी सल्फर को कंटेन करके रखते हैं। जैसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो हमने पढ़े थे अमीनो एसिड्स में, जिसके अंदर है मैथियोनिन है, सिस्टीन है। ठीक है, इसके बाद है सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। कई विटामिन ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है, तो थायमिन है, कोएंजाइम ए है, लिपोइक एसिड है, बायोटीन है। ठीक है, तो ये ऐसे विटामिन हैं जिसमें थायमिन B1 हो गया। ठीक है, तो ये कई ऐसे विटामिन हैं जो सल्फर कंटेनिंग करते हैं। ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस भी हैं जो जिनके अंदर सल्फर कंटेन होता है। उनके एग्जाम्पल हैं कॉन्ड्रियोटोन सल्फेट, हिपेरिन सल्फेट, डर्माटन सल्फेट और कीराटन सल्फेट। तो ये ऐसे ग्लाइकोसमिन ग्लाइकेंस हैं जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। तो अपन ने पहले पढ़ा था हमने सारा पढ़ा था कि सल्फर जो है बायोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनका खुद का एक कंपोनेंट है। जैसे अमीनो एसिड्स बनेंगे तो वो किससे बनेंगे? सल्फर से। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। प्रोटीन बन रहा है, अगर उसके अंदर सल्फर है तो प्रोटीन सल्फेट हो जाएगा वो। ठीक है, प्रोटीन सल्फर प्रोटीन हो जाएगा। ऐसे कई सारे विटामिन्स हैं जिनके अंदर सल्फर होता है, जैसे थायमिन हुआ, कोएंजाइम हुआ। और कई ग्लाइकोसमिन ग्लाइकेंस भी हैं जिनके अंदर सल्फर कंटेन होता है, जैसे कॉन्ड्रियोटिन हो गया, हिपेरिन हो गया, डर्माटेन हो गया और कीराटेन हो गया। इसके बाद बात करते हैं डाइटरी सोर्सेज की। तो सल्फर इज़ प्रेजेंट इन द फूड एज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सल्फेट। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन हुआ, अमीनो एसिड हुआ, पेप्टाइड्स हुआ। ठीक है, मेजर सोर्सेज जो हैं प्रोटीन के वो हैं प्रोटीन रिच इन मैथियोनिन एंड सिस्टीन। ये अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या पाया जाता है? सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र का जब एब्जॉर्प्शन है वो होता है, इनऑर्गेनिक सल्फेट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है इंटेस्टाइन के द्वारा, और ऑर्गेनिक सल्फेट का होता है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ठीक है, जो करती एब्जॉर्प्शन जो है वो इनऑर्गेनिक सल्फेट का है, वो है इंटेस्टाइन के से, और ऑर्गेनिक सल्फेट का जो है इनऑर्गेनिक सल्फेट इंटेस्टाइन से और ऑर्गेनिक सल्फेट से वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इनका होता है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल फंक्शंस। तो पहला बायोकेमिकल फंक्शंस है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव सल्फेट। ठीक है, जिसकी PAPAS भी बोलते हैं। ठीक है, इसको फुल फॉर्म क्या है? तो 3-फॉस्फो एडिनोसिन 5-फॉस्फो सल्फेट। 3-फॉस्फो एडिनोसिन 5-फॉस्फोर सल्फेट इज एक्टिव सल्फेट। ये कैसा सल्फेट है? एक्टिव सल्फेट है, यूटिलाइज्ड फॉर सेवरल रिएक्शंस, जो कि कई रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार है। पहला है, जैसे एग्जांपल इसका सिंथेसिस ऑफ गैस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, ये क्या करता है? गैस का सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन का सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ गैस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। गैस क्या होते हैं? गैस होते हैं जो हमने पहले देखा था, अभी गैस होते हैं ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस।
जिनको GAG के नाम से भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है, गैस का सिंथेसिस करेगा और उनका डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर वेरी एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन के लिए एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। किसके? प्रोटीन के स्ट्रक्चर फंक्शन और स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के लिए ये क्या है, सल्फर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसके बाद है मैथ्योनिन। मैथ्योनिन क्या करता है? मैथ्योनिन इज ए एक्टिवली इन्वॉल्व इन ट्रांसमेथिलेशन रिएक्शन एंड एस एडिनोसिल मैथ्योनिन also act as the initiator of initial process of protein synthesis। तो कहने का मतलब ये है कि मैथ्योनिन जो है ट्रांसमेथिलेशन रिएक्शंस के लिए, और एस एडिनोसिन मैथ्योनिन जो कि इसका ही एक टाइप है, ठीक है, या उसको ही मैथ्योनिन को ही हम दूसरी फॉर्म में एस एडिनोसिल मैथ्योनिन भी बोलते हैं, सल्फर एडिनोसिन मैथ्योनिन, जो कि क्या है, एक इनिशिएटर की तरह काम करता है। किसके? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स भी क्या है, ग्लूटाथियोन और इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग विटामिन, जैसे विटामिन B1 हुआ, B5 हुआ, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड, थायमिन, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन। ये क्या करते हैं, लिपोइक एसिड, ये कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। तो ये सल्फर कंटेनिंग विटामिन है जो क्या करते हैं, कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, इनके अंदर सल्फर होता है, ठीक है। एक्सक्रेशन, तो इसका जो सल्फर का जो एक्सक्रेशन होता है लीवर के अंदर होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज इसका लीवर के अंदर होता है, और वहीं से ही ये स्टूल के द्वारा ये एक्सक्रेट कर दिया जाता है। यूरिनरी सल्फर जो होता है वो 1 ग्राम पर डे एक्सक्रेट होता है। सल्फर इज एक्सक्रेटेड इन यूरिन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक 80%, ऑर्गेनिक और एथेरियल सल्फेट जो होता है वो 10%, और न्यूट्रल सल्फर और अनऑक्सीडाइज्ड सल्फर जो होता है वो भी 10% होता है। दोबारा देख लीजिए, सल्फर इज एक्सक्रेटेड इन यूरिन, यूरिन के द्वारा एक्सक्रेट किया जाता है, जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में तो 80%, ऑर्गेनिक फॉर्म में 10% और न्यूट्रल सल्फर के रूप में 10%। इस तरह से ये इसका एक्सक्रेशन होता है। नेक्स्ट मिनरल अपना आयोडीन। तो आयोडीन का जो टोटल बॉडी आयोडीन होता है वो पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर 20 मिलीग्राम। 80% जो है वो प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड में, और इसके अलावा ये और मसल्स में भी प्रेजेंट होता है, सलावरी ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होता है, और ओवरीज में भी प्रेजेंट होता है। इसके बायोकेमिकल फंक्शंस, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो हैं, एक तो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करता है, बनाता है उनको, फॉर्मेशन करता है, संश्लेषण करता है उनका। ट्राई आइडोथायरोनिन जो T3 बोलते हैं जिसको, और टेट्रा आइडोथायरोनिन जो कि T4 होता है। ये 2 हार्मोन होते हैं थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले, T3 और T4, ठीक है। तो ये इनका जो थायराइड ग्लैंड से संश्लेषण जो करवाएगा वो कौन करवाएगा, यही आयोडीन ही करवाता है। इसीलिए आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर आयोडीन की कमी होती है तो हमारे जो गलगन रोग भी हो जाता है, जो कि गले में हो जाता है, और गले में ही थायराइड ग्लैंड होता है, इनका संश्लेषण नहीं हो पाता, जिसके कारण से गला थायराइड ग्लैंड स्वेल्ड हो जाती है। इसके बाद
बात करते हैं 125 आयोडीन, ये नोमेनक्लेचर है इसका। 125 आयोडीन इज़ यूज फॉर रेडियो एक्टिव लेबल, रेडियो एक्टिव लेबल के लिए यूज जो होता है ये, ठीक है। इन द रेडियो इम्यूनो एसे ऑफ हॉर्मोन्स, रेडियो इम्यूनो एसे करते हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स का T3 और T4 का, ठीक है, मतलब कितना लेवल T3 का कितना लेवल है, T4 का कितना लेवल है बॉडी के अंदर, ठीक है। उसका जो चेकअप किया जाता है वो इसी आयोडीन के द्वारा ही किया जाता है लैब में, और वो होता है आयोडीन 125। आयोडीन 131 जो है ये यूज़ होता है असेसमेंट ऑफ थायराइड मैलिग्नेंसी, ये देखा जाता है कि किसी तरह की मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर तो नहीं है थायराइड के अंदर। ये किससे डिनोट किया जाता है, इसी आई 131 से, आई मतलब आयोडीन 131, आयोडीन से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है थायराइड मैलिग्नेंसी, और उसका थायराइड टॉक्सिकोसिस, अगर थायराइड के अंदर किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज हो जाता है, टॉक्सिन रिलीज हो जाता है, ठीक है, किसी तरह के टॉक्सिन होते हैं, तो वो भी इसी थायराइड आयोडीन 131 से ही चेक किया जाता है, ठीक है। तो आयोडीन 125 जो है वो यूज होता है किसके लिए, T3 और T4 के बॉडी के अंदर लेवल जानने के लिए, कितना लेवल रेडियो इम्यूनो ऐसे करने के लिए हॉर्मोन्स का, और आयोडीन 131 जो है वो मैलिग्नेंसी कैंसर चेक करने के लिए किया जाता है, किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज अगर हो रहा है वहाँ पे उसको चेक करने के लिए आयोडीन का यूज होता है। तो इसके बायोकेमिकल फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज, जो सोर्सेज हैं सी फूड्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स और आयोडाइज साल्ट, ठीक है। आयोडाइज साल्ट जैसे NaCl हम जो खाते हैं, ठीक है, नमक, उसके अंदर आयोडीन की मात्रा भी होती है, तो आयोडाइज साल्ट मतलब नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा होना आयोडाइज साल्ट कहलाता है। तो सी फूड इसका सोर्सेज हो गया, एग्स इसका सोर्सेज हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स इसका सोर्सेज हो गया, वेजिटेबल्स जो हम खा रहे हैं उनके अंदर भी आयोडीन की मात्रा होती है, और आयोडाइज साल्ट जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है, आयोडीन की मात्रा होती है। तो ये इसके डाइटरी सोर्सेज हैं। एडल्ट के लिए इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो RDA है वो दी गई है, वो कितनी है, 100 से 150 म्यूग्राम पर डे। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कितनी है, 200 म्यूग्राम पर डे। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म जो है इसका अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, ऊपर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जहाँ से स्टमक से जस्ट जुड़ती है वहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म होता है। आयोडीन जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लाज्मा के अंदर बाई लूजली बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा बाइंड हो जाता है और प्लाज्मा के अंदर कहीं और अगर जाना होता है तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के चला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, कहीं अगर आयोडीन की मात्रा चाहिए बॉडी के अंदर तो ये प्लाज्मा से बाइंड हो जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा से बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा एक पर्टिकुलर पार्ट तक। 80% ऑफ बॉडी आयोडीन इज स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म में स्टोर होता है 80%, और वो फॉर्म होती है आइडोथायरोग्लोबुलिन, आइडोथायरोग्लोबुलिन इस फॉर्म के अंदर ये स्टोर होता है, ठीक है, कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड के अंदर। 80% जो आयोडीन हम जो खाएंगे 80% उसमें से 80% जो हम 100% खाएंगे उसमें से 80% उस 100% का 80% आयोडीन जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में स्टोर्ड होगा, ऑर्गेनिक फॉर्म में स्टोर्ड होगा
और किस फॉर्म में होगा, आइडोथायरोग्लोबुलिन, जो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर स्टोर होगा। आइडोथायरोग्लोबुलिन कंटेंस क्या क्या उसके अंदर होता है, थायरोक्सिन होगा, डाई आइडोटायरोसिन होगा और ट्राई आइडोथायरोनिन होगा। ये 3 कंपोनेंट उसके अंदर होंगे, ठीक है। और तीनों कंपोनेंट मिलकर के क्या बनाएंगे, तीनों कंपोनेंट मिलकर के बनाएंगे आइडोथायरोग्लोबुलिन। आइडोथायरोग्लोबुलिन जिसके अंदर होगा थायरोक्सिन, डाई आइडोटायरोक्सिन, डाई आइडोटायरोसिन और ट्राई आइडोथायरोनिन। ये तीनों कंपोनेंट मिलके बनाएंगे आइडोथायरोग्लोबुलिन। इसका एक्सक्रेशन जो होता है आयोडीन का, वो होता है यूरिन के थ्रू और बाइल के थ्रू, स्किन के थ्रू और सलाइवा के थ्रू, ठीक है। प्लाज्मा आयोडीन का जो लेवल है बॉडी के अंदर वो होता है 4 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट जो आयोडीन है वो पाया जाता है प्रोटीन बाउंड आयोडीन, पीबीआई के रूप में, प्रोटीन बाउंड आयोडीन। ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आयोडीन लेवल को, ठीक है। और पीबीआई अगर है, प्रोटीन बाउंड आयोडीन जो है वो अगर बढ़ रहा है तो कौन सी कंडीशन में बढ़ेगा, हाइपर थायरॉइडिज्म, मतलब T3 और T4 का लेवल अगर ज़्यादा है, इंक्रीज है, T3 और T4 का लेवल ज़्यादा है तो कौन सी कंडीशन है वो, हाइपर थायरॉइडिज्म। और उसके अंदर पीबीआई का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हाइपर थायरॉइडिज्म के अंदर पीबीआई का लेवल बढ़ जाएगा। और हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपो अगर हो रहा है, हाइपोथायरॉइडिज्म हो रहा है तो पीबीआई जो प्रोटीन बाउंड आयोडीन है, ठीक है, इसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज स्टेट्स की। तो डिजीज स्टेट्स में मेनली जो इससे होता है वो है गोइटर। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, आयोडीन का लेवल इससे कम मिलेगा, मतलब 4 mg पर डेसीलीटर से कम होगा तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, उसको गोइटर, जिसको हम गलगन रोग भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या कोजेज होते हैं, एक तो डाइटरी डेफिशिएंसी, आयोडीन की मात्रा हम खाने के अंदर कम खा रहे हैं, डाइटरी डेफिशिएंसी। दूसरा, इंजेक्शन ऑफ गोइट्रोजेंस इन द डाइट, ठीक है। गोइट्रोजेंस हम अगर डाइट में अगर खा रहे हैं जो कि आयोडीन के लेवल को कम करते हैं और गोइटर को बढ़ाते हैं, वो अगर हम डाइट में खा रहे हैं तो भी गोइटर होने के चांसेस हैं। डाइटरी डेफिशिएंसी जैसे लो कंटेंट ऑफ आयोडीन इन सोइल एंड वाटर, जो वाटर हम पी रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आयोडीन की मात्रा कम है। जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला इन लोगों में गलगंड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनके भोजन में और इनके वाटर में आयोडीन की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है, आयोडीन का लेवल कम होता है, जिसके कारण इनको गोइटर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। गोइटर, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड इज गोइटर। अगर थायराइड का ग्लैंड का एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज अगर हो रहा है, बढ़ रही है थायराइड ग्लैंड, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, गोइटर। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके गोइटर होने के, देखो, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो रहा हो, एंड एसोसिएटेड विद एलिवेटेड TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका जो एलिवेशन हो रहा है, ठीक है, एलिवेशन हो रहा है, TSH का लेवल बढ़ रहा है, एलिवेशन है, तो उसको क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा। ये कंडीशन साथ होंगी जब थायराइड हार्मोन का
सिक्रेशन सिंथेसिस जो है वो कम होगा और TSH क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। दूसरा, गोइटर इज प्राइमरली ड्यू टू फेलर इन द ऑटो रेगुलेशन ऑफ T3 एंड T4 सिंथेसिस। अगर T3 और T4 का जो सिंथेसिस होता है वो ऑटो रेगुलेशन होता है, मतलब ऑटोमेटिक होता है कि कितना सिक्रेशन होना है, कितना सिंथेसिस होना है, ठीक है, ये ऑटो रेगुलेशन होता है। अगर ये किसी कारणवश फेल हो जाए, जो रेगुलेशन होता है ये फेल हो जाए, तो भी उसको गोइटर होने के चांसेस हैं। दोबारा सुन लीजिए, गोइटर जो है वो एक ऑटो रेगुलेशन होता है T3 और T4 का, कि कितना सिंथेसिस होना है, ये T3 T4 का रेगुलेशन होता है। अगर ये रेगुलेशन किसी कारण से फेल हो जाए तो उसे गोइटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर थर्ड, कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ आयोडाइड। अगर डेफिशिएंसी या फिर ज़्यादा आयोडीन की मात्रा तो कम हो रही है, आयोडीन का लेवल बॉडी के अंदर, या ज़्यादा मात्रा में आयोडीन है, ठीक है, तो भी उसको गोइटर हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, उसकी थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाएगा, साइज में इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से उसको गोइटर हो जाएगा। अब गोइट्रोजेंस क्या होते हैं? गोइट्रोजेंस जो सबस्टेंस डेट इंटरफेयर विद द यूटिलाइजेशन ऑफ आयोडीन, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, आयोडीन के जो यूटिलाइजेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, उसके साथ इंटरफेयर करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का जब संश्लेषण होता है तो ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं उसको, यूटिलाइजेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन के यूटिलाइजेशन को। जब आयोडीन का यूटिलाइजेशन जो होता है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसके ब्रेकडाउन जो हो रहा है आयोडीन का, या फॉर्मेशन हो रहा है, उसके इंटरफेयर कर रहे हैं, उसके वो थायराइड का जो हार्मोन का जो सिंथेसिस हो रहा है उसको भी इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सारे गोइट्रोजेंस। जैसे थायोसाइनेट्स प्रेजेंट इन कैबेज, किसके अंदर होता है, ये कैबेज में होता है, कॉलीफ्लावर में होता है। दे इनहिबिट अपटेक ऑफ आयोडीन बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के द्वारा ये आयोडीन का अपटेक नहीं होने देते, ठीक है, और जिसके कारण से आयोडीन का लेवल बॉडी के अंदर कम होता है। तो हमें ये कैबेज और कॉलीफ्लावर जो है ये ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने चाहिए, बहुत सीमित मात्रा में खाने चाहिए, ताकि हमारा आयोडीन का जो लेवल है वो कम ना हो सके। नेक्स्ट है, कुछ ड्रग्स हैं ऐसी जो कि क्या करती हैं, थायराइड ग्लैंड जो गोइट्रोजेंस हैं उनके जो हार्मोन्स हैं उनके रोकती है, सिंथेसिस होने से रोकती हैं। वो है थायोयूरिया, थायोयूरेसिल और थायोकार्बेमाइड। ये क्या करते हैं, आयोडीन जो का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके ब्रेकडाउन होने का, वो ब्रेकडाउन होकर के यूज होने का, ठीक है, और जो आयोडो थायरोडिन के जो रूप में स्टोर्ड होता है उसको रोकते हैं। ये जब रोकते हैं तो क्या होगा, आयोडीन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, आयोडीन का लेवल बॉडी के अंदर कम करती हैं, उसके आयोडीनेशन प्रोसेस को रोक करके, ठीक है। तो वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, थायोयूरिया, थायोयूरेसिल और थायोकार्बेमाइड। ये ड्रग्स क्या करेंगी, उसके आयोडीनेशन प्रोसेस को इनहिबिट करेंगी। सिंपल एंडेमिक गोइटर, ये सिंपल एंडेमिक गोइटर भी हो जाता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। क्या होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी नोन एज सिंपल गोइटर, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड फीचर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होगा, थायराइड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आएगी और हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर दिखाई देंगे, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो T3 T4 जो TSH हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन या सिंथेसिस कम हो जाएगा। इसके बाद है आयोडीन जो डेफिशिएंसी प्रेग्नेंट वुमेन में होती है, रिजल्ट अगर होती है प्रेग्नेंट वुमेन में, किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर है
किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो उसको फीटल ग्रोथ जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। फीटल मतलब जो फीटस है, बेबी है अंदर वोम में, यूट्रस के अंदर, उसका जो ग्रोथ है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा और उसके ब्रेन का भी डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि प्रेगनेंसी वुमेन में आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट है कंजप्शन ऑफ आयोडाइज साल्ट इज़ एडवोकेटेड। अगर मान लो जितनी ज़्यादा मात्रा में हम आयोडीन युक्त नमक खाएंगे, आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो हमारा जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर मान लो किसी के में ज़्यादा आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसे एडमिनिस्टर करेंगे कि थायराइड हार्मोन जो है एम्प्लॉयड होता है, T3 T4 वगैरह ये हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन, ये उसे एडमिनिस्टर किए जाएंगे एक्सटर्नली, ठीक है, ताकि थायराइड की जो डेफिशिएंसी, उसके जो थायराइड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ रखी है या फिर आयोडीन की जो डेफिशिएंसी के कारण से ये हो रहा है वो ट्रीट हो सके। अब इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से दिखाई देगा। ये देखो गला सूजा हुआ दिखाई दे रहा है, ये थायराइड ग्लैंड जो है ये बढ़ गई है या इसके अंदर स्वेलिंग आ रही है, जो कि किसके कारण से आई है? T3 और T4 और आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है। तो ये आयोडीन की कमी के कारण से उसे गोइटर नामक रोग हो रहा है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? गोइटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गलगंड रोग। अब नेक्स्ट जो मेटाबॉलिज्म में मिनरल मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मैग्नीज नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।